नाज़रीन, यमन की जानिब से बहुत बड़ा अटैक किया गया है और एक और इसराइली बहरी जहाज को उड़ा के रख दिया गया है। और इंटरेस्टिंगली बरतानवी नेवी के सामने यह वाक़या हुआ और वो भी इसको नहीं बचा सकी है। इसके साथ साथ रशिया ने एडवांस तरीन जेट्स यमन के हवाले कर दिए हैं, जिसने सूरत हाल को और भी बिगाड़ दिया है। पहले से ही यमन इसराइल का जीना हराम कर चुका है, उनके रोज़ाना बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहा है, उनकी बंदरगाहों पर हमला कर रहा है, उनके लिए इतना बड़ा माशी तौर पर नुकसान कर रहा है। और ऐसे में उनकी फ़िज़ाइया के लिए ये एडवांस तरीन तैयारे जो हैं वो रूस की जानिब से फराम किए गए हैं और इसने हालात को ज़्यादा बिगाड़ के रख दिया है। इसके साथ साथ जनाब हिज़्बुल्लाह के हमले मुसलसल जारी हैं और अभी जो ताज़ा तरीन हमले किए गए हैं वो बॉर्डर से आगे बढ़कर, यानी बॉर्डर के साथ साथ नहीं बल्कि इसराइल में डीप जाकर हमले किए गए हैं, जिससे भारी नुकसान उनको उठाना पड़ा है। तो ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जो एड देना चाह रहा था बाइडन, $14 बिलियन की इसराइल को, वो पूरी तरह से खुडे लाइन लग गई है और अब वो वहाँ से रिजेक्ट हो गई है। और इसराइल के लिए ये एक और बहुत बड़ा धचका है, जबकि इलोन मस्क बहुत बड़ा इकदाम उसकी जानिब से सामने आया है। और न सिर्फ इलोन मस्क बल्कि पूरी दुनिया किस तरह से उसके साथ खड़ी हो रही है और जिस तरह से वो फ़लस्तीन के हक में सामने आया है, पूरी दुनिया की जो पब्लिक है वो उसको सपोर्ट कर रही है। तो इलोन मस्क एक तहरीक का नाम बन चुका है और फ़लस्तीन के हक में जो डाटा था उसको हटाने के लिए जो प्रेशर था इलोन मस्क ने वो कबूल नहीं किया और इसराइल को इस जंग में बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। तो इलोन मस्क के हवाले से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो किस तरह से एक तहरीक और एक फिनोमेना बन चुका है और ट्विटर इस वक्त किस तरह से जंग में कलीदी किरदार अदा कर रहा है, ये तफसीलात भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं। यमन, आपका रेड सी, आपका लेबनान का बॉर्डर और बहुत सारी डिटेल्स हैं, सारी आपके साथ शेयर करते हैं वन बाय वन। अभी जो सबसे बड़ा अटैक किया गया है वो यमन की जानिब से एक और इसराइली बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया है और वेरिफिकेशन पूरी तरह से इसकी हो चुकी है। नाज़रीन, डिटेल ये है कि ये जहाज़ इसराइली कंपनी का था और अमेरिका से आ रहा था और जो ही इसने स्वेज कनाल को क्रॉस किया और रेड सी में दाखिल होने लगा तो इसने जो अपनी आइडेंटिफिकेशन की डिवाइसेस हैं उनको ऑफ कर दिया ताकि यमन से वो बच सके। लेकिन इसके बावजूद ये पकड़ा गया और बाबुल मंदब के करीब, यानी यमन का जो मलकियत है, जिन पानियों पर जो टेरिटरी उनकी आती है बाबुल मंदब, यहाँ पर उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया और इसको अटैक किया। अब इस पर जो बरतानवी नेवी है उसने भी इसको कंफर्म किया है कि ड्रोन के साथ ये हमला हुआ था और बहुत बड़ा धमाका जहाज पर हुआ, यानी इस जहाज को कब्जे में नहीं लिया गया। या ये भी हो सकता है क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले हमला हुआ है तो बहुत सारी डिटेल्स शायद बाद में आएंगी, ये भी हो सकता है कि उन्होंने इसको कब्जे में लेने की कोशिश की हो, इसको किडनैप करने की कोशिश की हो, लेकिन हो सकता है वो इसमें नाकाम हो गए हो, देन उन्होंने इसको अटैक कर दिया। तो फिर जनाब इस पर ड्रोन के साथ हमला किया गया है और बहुत बड़ा धमाका सुना गया है। सो एक और इसराइली जहाज जो है, एक और बड़ी कंपनी का जहाज इसराइल का, वो तबाह बर्बाद कर दिया। तो इन्होंने कहा था, यमन ने कहा था कि बाबुल मंदब जो है वो गजा के लिए विक्ट्री लेकर आएगा। तो पूरी तरह से उनकी कही बात वो सच साबित हो रही है और उन्होंने पहले दिन कहा था कि हमारा काम सिर्फ मसल्स दिखाना नहीं है, हमारी पॉलिसी सिर्फ मसल्स और धमकियां लगाना नहीं है, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ वो पूरी दुनिया से टक्कर ले रहा है, यानी पूरे मगरब के साथ, अमेरिका के साथ, ये बहुत ही मार्वलस है और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। देन जो अगला बड़ा इकदाम हुआ है और इसने बैलेंस ऑफ पावर को और ज़्यादा ख़राब किया है और इसराइल इससे और ज़्यादा थ्रेट हो गया है, वो जनाब ये है कि रशिया की बहुत बड़ी एंट्री हुई है। रशिया ने जो एडवांस तरीन तैयारे हैं वो यमनी आर्मी के हवाले कर दिए हैं और ये हैं जनाब MiG-29 और इसके साथ अभी जो एक्सरसाइजेज हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो की गई हैं, इनका मुजाहरा किया गया है और पूरी तरह से इसराइल को और उनके इत्तेहादियों को दिखाया गया है कि रशिया किस तरह से फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादियों के साथ खड़ा है और एक एक चीज़ वो फराम करेगा, चाहे आपका हिज़्बुल्लाह को एयर डिफेंस सिस्टम फराम करना हो, उनको असलहा देना हो, या गजा की मज़ामती तहरीक की मदद करनी हो, या फिर यमन को तैयारे फराम करने हो, या फिर सेम ईरान को मदद देनी हो, रशिया पूरी तरह से साथ खड़ा है। और ये जो जदीद तरीन तैयारे दिए गए हैं ये बहुत ही यमन के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, जिस तरह से आगे सिचुएशन जो है वो ख़राब होती चली जा रही है। इसके अलावा जनाब यमन ने सऊदी अरब और UAE को आड़े हाथों लिया है। जो ये दोनों मुल्क ये काम कर रहे हैं
یمن کھل کر بولا ہے ان پر، اور کوئی اور ملک ان پر اس طرح سے تنقید نہیں کر سکا جو یمن نے ان کو ایکسپوز کیا اور ان کو شرم دلائی۔ یہ آپ دیکھیے کہ یو اے ای ریسیپشن آف دا زائنسٹ اینمی ہیڈ از انکریجمنٹ فار دا اینمی ٹو کنٹینیو کرائمز، شیم آن یو اے ای، کہ آپ یہ جو ان کے صدر کو آپ نے بلایا ہوا ہے، اٹس مین کہ آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں، آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں پوری طرح سے کہ جو وہ کر رہا ہے دین وہ صحیح کر رہا ہے، اور آپ اس کو مزید حوصلہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے کرائمز جو ہیں وہ اسی طرح سے جاری رکھے، تو اس پر آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ پوری مسلم امہ اٹھا کر دیکھ لیں 56 کنٹریز میں کون سا ایسا ملک ہے جس نے یو اے ای کے خلاف یہ بیان دیا ہو۔ دین سعودی عرب کے حوالے سے بھی ایسا ہی بیان انہوں نے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ whether these regimes hold conferences for Zionist aggression and Saudi should remove Hamas from terrorist list and place Israel on it۔ وہ یہ جو ابھی کلائمیٹ چینج کی کانفرنس ہوئی تھی تو یمن کہہ رہا ہے کہ کیا ان کو تھوڑی سی شرم ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کو چھوڑ کر یہ جو یہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس پر بھی کوئی تم کانفرنس رکھو گے یا نہیں رکھو گے، یا اس پر تم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، یہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اور انہوں نے کہا بڑی امپورٹنٹ چیز کہ حماس کو ٹیررسٹ لسٹ پر سعودی عرب نے ڈال رکھا ہے۔ سوچئے کہ جو فریڈم فائٹرز ہیں جو اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، انہوں نے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور یمن ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو ہٹا کر، آپ کو چاہیے کہ ان کو ہٹائیں اور اسرائیل کو وہاں پر رکھیں جو اصل دہشت گرد ریاست ہے، جس کو آج پوری دنیا دہشت گرد کہہ رہی ہے لیکن آپ کی زبانیں نہیں ہل رہی۔ تو سعودی عرب اور یو اے ای کو پوری طرح سے آئینہ یمن نے دکھایا ہے، اور یہ یمن ہی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ یو ایس کے حوالے سے بھی انہوں نے دوبارہ وارننگ جاری کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ ہم یو ایس کے خلاف پوری طرح سے اعلان جنگ کرتے ہیں، جو ہی وہ ہمارے انٹرسٹ پر، ہمارے انفراسٹرکچر پر وہ حملہ کریں گے دین وی ول ریسپونڈ، اور وہ ڈیکلیریشن آف وار ہوگا۔ سو یو ایس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ گو بیک ویئر یو کیم فرام، we will direct our guns toward you the real enemy، کہ ہم اپنی بندوقوں اور توپوں کا رخ تمہاری طرف رکھیں گے جو کہ تم ایک ریئل اینمی ہو، تم ہی اصل دشمن ہو، تو تم یہاں سے نکل جاؤ، وہاں جاؤ جہاں سے تم آئے تھے، وگرنہ ہماری توپوں کا رخ تمہاری طرف رہے گا۔ تو یہ یمن کا ایکشن ہے، اور ساتھ جو بیانیے کی جنگ ہے وہ پوری طرح سے لڑ رہا ہے، اور جو کچھ ایجنٹ عرب مالک ہیں ان کو بھی پوری طرح سے وہ ایکسپوز کر رہا ہے۔ اچھا جی، اب حزب اللہ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ حزب اللہ آپ کو پتا ہے کہ کنٹینیوسلی حملے کر رہا ہے، جب سے دوبارہ سے غزہ پر حملہ ہوا ہے۔ جب 7 دن کا معاہدہ چل رہا تھا تو ہم نے حزب اللہ کے آپریشنز میں کمی دیکھی تھی، دن میں کوئی 3 سے 4 آپریشنز کیے جا رہے تھے، لیکن جب سے وار دوبارہ سے کنٹینیو ہوئی ہے، حزب اللہ مسلسل 130 کلومیٹر کے بارڈر پر حملے پہ حملہ کیے جا رہا ہے، روزانہ ڈزنز آف ان کے فوجی ہلاک ہو رہے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، ان کی اکانومی کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور ہر وہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے جس سے اسرائیل بچنا چاہتا ہے۔ اب بہت سارے جو ابھی تازہ ترین حملے ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیل آ چکی ہیں، کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابھی جو سب سے بڑا حملہ ہے جس کا اس وقت اسرائیلی میڈیا پر بہت چرچا ہے، اور اس نے ان کی آرمی کو سرپرائز کر کے رکھ دیا کہ یہ کیسے ہو گیا، وہ جناب ہے بیت حلیل۔ بیت حلیل پر جناب 4 اینٹی ٹینک میزائل فائر کیے گئے ہیں، جس سے ایک ٹرک اور ٹروپ کیریئر جو ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے۔ اب یہ حملہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے اور اسرائیلی آرمی اس پر سرپرائز کیوں ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی کے مطابق بیت حلیل بارڈر سے بہت دور ہے، یہ تو کسی طور پر فرنٹ لائنز اس میں آتا ہی نہیں ہے، تو یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اینٹی ٹینک میزائل سے یہاں پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ فریلی موو کر رہے تھے اور کوئی ان کو یہاں پر خطرہ نہیں تھا، کوئی الرٹ پہ نہیں تھی ان کی فورسز، کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بارڈر سے اتنی دور یہاں پر اٹیک کر سکتے، تو اسی لیے یہ ان کے لیے سرپرائزنگ اٹیک تھا۔ ان کا ٹرک اور ٹروپ کیریئر جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ صرف یہ حملہ نہیں ہوا، یہاں پر ایک گائیڈڈ میزائل بھی فائر کیا گیا، آپ حزب اللہ کی زبانی دیکھ لیجئے، اور انہوں نے ایک وہیکل کو نشانہ بنایا جس میں بہت سارے ان کے سولجرز موجود تھے، یعنی آرمرڈ وہیکل تھی، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بہت سی کیجوالٹیز اور جو فوجی ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو اس حملے کا اس وقت سب سے زیادہ چرچا ہے۔ اس کے علاوہ جو شیبہ فارمز کا ایریا ہے جو کہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور اس وقت ٹاپ پریورٹی ہے اس وقت حزب اللہ کی اس علاقے کو قبضہ کرنا۔ آپ کا شیبہ فارمز اور کریات شمونہ، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے گاؤں جو لبنان کے قبضے میں ہوا کرتے تھے اور اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اب وہ صحیح گراؤنڈ ہے کہ ہم ان سے وہ واپس لے سکیں۔ سو شیبہ فارمز کنٹینیوسلی وہ اٹیکس کر رہے ہیں اور جو ہے وہ اس کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ابھی کچھ دیر پہلے دوبارہ سے نشانہ بنایا گیا، اور یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ بارڈر کے ساتھ ساتھ
तमाम जो आबादियाँ तमाम आबादियाँ खाली हो चुकी हैं, 3 से 4 लाख लोग इनके डिस्प्लेस हो चुके हैं और पूरी तरह से जो इनकी इकॉनमी है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। देन आप देखिए कि कॉर्नेट मिसाइल टुवर्ड मिटुला साइट, यहाँ पर जनाब कॉर्नेट मिसाइल फायर करके तबाही की गई। फिर आप नेतन्याहू की स्टेटमेंट देखिए जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल हवास बाख्ता हो चुके हैं, पगला चुके हैं, बोंगियाँ मार रहे हैं। आप देखिए कि कल इसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें हिजबुल्लाह के हवाले से क्या स्टेटमेंट दी कि इफ़ हिजबुल्लाह अटैक्स आई विल डिस्ट्रॉय लेबनान विद माई ऑन हैंड। कह रहा है अगर हिजबुल्लाह हमला करेगी तो मैं लेबनान को अपने हाथों से तबाह कर दूंगा। अब बंदा उनसे पूछे कि वो कौन सा हमला है जो उन्होंने करना है और उसके बाद तुमने उनको रिस्पॉन्ड करना है। और भाई रोजाना वो हंड्रेड्स ऑफ ऑपरेशंस कर रहे हैं और आपके 100 के करीब मैं कहता हूं इनके फौजी रोजाना वहां पर हलाक हो रहे हैं, जितने ऑपरेशंस वो रोजाना कर रहे हैं। यानी आपकी बेसेस, आपके ट्रूप कैरियर, आपकी फोर्सेस, आपकी चेक पॉइंट्स, आपके हेडक्वार्टर्स, रोजाना वो हमला कर रहे हैं और आपको इतना नुकसान पहुंच रहा है और आप कह रहे हैं कि जब वो हमला करेंगे देन वी विल डिस्ट्रॉय लेबनान विद ऑन हैंड्स। तो ये आपको एक हीरोइक स्टेटमेंट तो हो सकती है लेकिन इसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इस वक्त हिजबुल्लाह का बिल्कुल अपर हैंड है और अमेरिका भी इनको बार बार वार्न कर चुका है कि हिजबुल्लाह के साथ जंग नहीं छेड़नी वगरना तुम्हारे पर खच्चे उड़ जाएंगे। ये वो पुरानी हिजबुल्लाह नहीं, हालांकि 2006 में जब हिजबुल्लाह से जंग हुई थी तब भी ये उस जंग में कामयाब नहीं हुए थे, बल्कि इनको विड्रॉ करना पड़ा था, अपना गोल इन्होंने अचीव नहीं किया था। बल्कि एक बैटलफील्ड बड़ी मशहूर है 2006 की जंग में जिसमें एक गांव पर ये इनके फौजी कब्जा करने वाले थे और 1000 से ज्यादा इनके फौजी थे और आगे कोई उनके 100 के करीब हिजबुल्लाह के फाइटर्स थे। तो वो 1000 जो हैं वो इन 100 पर भारी नहीं आ सके और उस गांव पर कब्जा वो नहीं कर सके। तो ये शिकस्त इनको 2006 में उठाना पड़ी थी और तब हिजबुल्लाह के फाइटर्स थे टोटल 7000 और आज हैं 60,000 और आज उनके पास जो रॉकेट्स हैं वो 1.5 लाख के करीब हैं और एक्सपर्ट के मुताबिक कि ये जो रॉकेट्स हैं ये इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटा सकते हैं, क्योंकि ये जो उनके पास रॉकेट्स हैं इसको आयरन डोम नाकाम नहीं बना सकता। जब ये चलेंगे तो फिर आग ही आग होगी हर तरफ। सो उनकी इतनी पावर है, इसीलिए अमेरिका भी इनको वार्न कर रहा है। और नेतन्याहू क्या कह रहा है? आई विल डिस्ट्रॉय लेबनान विद माई ऑन हैंड्स। इसके अलावा जनाब जो अगली खबर है वो अमेरिका से है और मदद के हवाले से है। आपको पता है कि बाइडन जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल को एड फराहम की जाए और ये जंग के शुरू के दिनों के बाद जब उन्होंने कहा था कि हम $14 बिलियन जो है वो एक्स्ट्रा देने जा रहे हैं इसराइल को, लेकिन जो जो सूरत हाल बिगड़ती चली गई और चीज़ें इसराइल के खिलाफ जाती रहीं तो ये मदद जो है वो रुकती चली गई और अब पूरी तरह से खुड्डे लाइन लगती हुई नजर आ रही है। मैं आपके सामने उनके जो सबसे सीनियर और अहम तरीन कमांडर हैं बर्नी सैंडर्स, उनका बयान सामने रखने जा रहा हूँ और ये स्टेटमेंट उनकी सेनेट में है, सेनेट में स्पीच है और ये उनके सेनेट को आपने पाकिस्तान का सेनेट नहीं समझ लेना, ठीक है? वहां पर एक एक चीज़ की बड़ी अहमियत होती है, उनके सेनेटर्स की बहुत वैल्यू होती है, ये हमारे वाले सेनेटर नहीं है। तो उन्होंने ये स्पीच करते हुए कहा है कि बिल्कुल इमदाद नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं बनता इस वक्त इसराइल को ये एड देने का। और इससे पहले जो उन्होंने बयान दिया था आज से तकरीबन 10 दिन पहले, उन्होंने कहा था कि हम इनको कोई हमारी एड और वेपन इनको नहीं देने चाहिए कि इसको ये अलाउ हो कि ये सिविलियंस पर चलाए, ठीक है? तो इसको बिल्कुल ना वेपन देने चाहिए और ना ही एड देनी चाहिए। सो वहां पर बहुत बड़ी मुखालफत उठ चुकी। आप मुझे बताइए कि बेशक कल को ये मदद पास भी हो जाती है, आज से महीने बाद ये पास हो जाती है, लेकिन क्या आप इस पूरी सूरत हाल को अपनी कामयाबी तस्वर नहीं कर रहे कि पिछले 75 सालों में कोई भी चीज इसराइल की 1 घंटा भी नहीं रुकती थी? यानी इसराइल के हवाले से कोई चीज आई है तो उन्होंने फिल फौर मदद की है और इसका सबूत आप जंग का शुरू में देख लें कि फौरी ब्लिंकन वहां पर पहुंचा, फौरी जनाब प्यूटन वहां पर बाइडन वहां पर पहुंचा और उसने किस तरह का बयान दिया। सो पहले इसराइल के लिए उनकी पॉलिसी ये थी और आज पॉलिसी ये है कि 60 डेज के बाद भी उस इमदाद का कोई अता पता नहीं है कि वो पास होगी या नहीं होगी और ज्यादा चांसेस जो ज्यादा अपोजिशन हो चुकी है उस एड की, बहुत कम उसके हिमायती मौजूद है। तो क्या आप इसको तब्दीली नहीं समझ रहे? ये बहुत बड़ी तब्दीली है और मैं इसको अपनी बहुत बड़ी यानी फ़लस्तीनियों की बहुत बड़ी फतह कंसिडर करता हूँ।
तो ये अमेरिका से उनकी एड रुक गई है। अब मैं आपको इलोन मस्क के हवाले से बताता हूँ। नाज़रीन, इलोन मस्क कितनी बड़ी शख्सियत साबित हुए हैं, वो एक फिनोमेना बन चुके हैं, वो एक तहरीक बन चुके हैं, और उनका जो ट्विटर है वो दुनिया को बदल रहा है। पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त तब्दील हो रही है, और आपकी जो हजारों सालों की तारीख है, कभी वो मोमेंट नहीं आया जब इतनी प्योरिफिकेशन हो जाए निज़ाम के अंदर, और जालिम को जालिम कहा जाए, और बातिल को बातिल कहा जाए, और मजलूम को मजलूम कहा जाए। ये हम अपनी पूरी इंसानी तारीख में ये काम नहीं कर सके। कभी भी हमारे निज़ाम में इतनी प्योरिफिकेशन नहीं हो सकी जो आज ट्विटर की वजह से मुमकिन हो रही है। ये दुनिया बदल रही है। ट्विटर इस वक्त पूरी तरह से निज़ाम हमारा बदलता हुआ नजर आ रहा है कि इससे पहले अगर मीडिया आया भी है, इतनी टेक्नोलॉजी में हम चले भी गए हैं, फिर भी बातिल को बातिल नहीं कहा गया जो ट्विटर इस वक्त काम कर रहा है। अच्छा, 2-3 पहले अहम चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, फिर मैं आपको तब्दीली बताता हूं कि तब्दीली कैसे हो रही है। एक तो चीज यह है कि इलोन मस्क के साथ पूरी दुनिया के अवाम खड़े हो गए हैं। इस चीज की भी इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। वो अवाम किस तरह से खड़े हुए हैं कि इलोन मस्क का पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जब इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई एडवर्टाइजर की जानिब से, जो कि सिहूनी लॉबी का हिस्सा है, जो कि इसराइल इसी तरह से अपनी कंपनीज के जरिए दुनिया को ब्लैकमेल करता है, इसी पैटर्न पर इलोन मस्क को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, तो उसने कहा गो फक योरसेल्फ, यानी उसने एडवर्टाइजर को गाली निकाल कर कहा कि तुम दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। सो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे जो कि साल से ब्लैकमेलर हैं, जो कि इसराइल के हर चीज को जस्टिफाई करते हैं और छुपाते हैं और मीडिया को कंट्रोल करते हैं, उनसे लोगों ने बायकॉट शुरू कर दिया है, उनके बैन करना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड आप उसको कह सकते हैं, आपका फिल्म और कार्टून और इस रिलेटेड है, उसकी 2 दिनों में, यानी जब से ये इलोन मस्क ने बयान दिया, 23 मिलियन सब्सक्रिप्शन जो है वो कम हो गई है। 23 मिलियन, ये हिस्टोरिक है, मतलब इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो लोगों ने उन ब्रांड्स का बायकॉट करना शुरू कर दिया जिन्होंने इलोन मस्क को ब्लैकमेल किया है। तो इलोन मस्क के लिए अब अवाम ही सबसे बड़ी पावर बन चुके हैं कि अगर उसने ह्यूमैनिटी का साथ दिया, सच का साथ दिया, तो आज पूरी इंसानियत उसके साथ खड़ी हो रही है। और पहले इलोन मस्क का बयान भी आप देखिए कि इसके बाद उनका बड़ा अहम बयान क्या सामने आया कि एक्स यानी ट्विटर इज द ओनली प्लेटफॉर्म यू कैन ट्रस्ट टू गेट ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन, अदर्स वर परचेज्ड एंड पेड ऑफ। अब ये बहुत बड़ा बयान है और इसराइल के मुंह पर तमाचा है, और पूरी तरह से उनको जवाब है कि तुम मुझे नहीं खरीद सकते, तुम ट्विटर को खरीद नहीं सकते। और वो बाकी प्लेटफॉर्म्स के बारे में कह रहा है कि वो सारे बिके हुए हैं, ठीक है, वो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन एक्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म ऑन अर्थ। और ये पूरी तारीख में सिर्फ यही प्लेटफॉर्म एक आया जब से ये टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हुआ है कि आपको ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी और बिल्कुल कोई भी चीज कंट्रोल यहां पर नहीं हो सकती। अब आप सोचेंगे कि ये फिनोमेना कैसे बन रहा है, दुनिया इससे किस तरह से तब्दील हो रही है। वो नाजरीन इस तरह से तब्दील हो रही है कि आप पिछला 100 साल हमारा उठाकर देख लें, इसकी तो बहुत सारी चीजें आपको मतलब इससे कुछ ना कुछ तो वाकफियत है। पिछले 100 सालों में जो इवेंट्स हुए हैं, इसमें जो सारी जंगें हुई हैं, उसमें ये जो सारा माफिया, इन्होंने हमेशा मीडिया को कंट्रोल रखा है, यानी पैसा लगाकर मीडिया को कंट्रोल रखा और जो बयानिया बनवाना चाहा बनवाया, जिसको चाहा जालिम कहलवा दिया। यानी अगर इराक वार हुई तो इराक को कसूरवार ठहरा दिया, अमेरिका को जस्टिफाई करवा दिया। अफगानिस्तान जंग हुई तो अफगानिस्तान के लोगों को जालिम कहलवा दिया और अमेरिका को जस्टिफाई करवा दिया। आपकी वियतनाम की जंग हो, आपकी कोई शाम की जंग हो, कोई भी जंग हो जो इस पूरे माफिया ने किया, ये इसराइल और ये सारे एक ही चीज़ है ना। सो कोई भी जंग हुई हो तो उसमें पूरी तरह से मीडिया को कंट्रोल करके नैरेटिव को कंट्रोल किया गया, मजलूम को जालिम कहलवाया गया और जालिम को मजलूम और जस्टिफाइड करवाया गया, ठीक है। तो अब एक्स ने वो सारी चीज तोड़ दी है। अब एक्स यानी ट्विटर के आने से ये बयानिया कंट्रोल नहीं हो सकता, मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये जो चीज है कि दुनिया के सामने जालिम और मजलूम का फर्क वाज़ेह हो जाएगा, हकायक सामने आएंगे कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। ये चीज जो है, ये फिनोमेना जो है वो इस वक्त दुनिया बदल रहा है। आप देखिएगा अगर इलोन मस्क इसी तरह से डटा रहता है और ट्विटर इसी तरह से काम करता रहता है, या इस तरह का कोई भी और प्लेटफॉर्म आ जाता है जो इसी तरह से डट जाता है, आप देखेंगे इस तरह की कोई जंग नहीं होगी, कोई ऐसी जंग नहीं होगी जो माजी में आपने देखी है। और इस तरह की बर्बरियत और जंगी जराइम जहां पर किए गए हैं, किसी की ये जुर्रत नहीं होने वाली, चाहे वो दुनिया की कोई सुपर पावर ही क्यों ना हो। और आप देखें ना, ये अमेरिका क्यों पीछे हटा है,
کیوں پیچھے ہٹا؟ کیا وجہ کیا ہے پیچھے ہٹنے کی؟ صرف اور صرف عوام کا پریشر. اور عوام کا پریشر کس طرح سے آیا کہ عوام کو پتا چلا کہ ظالم کون ہے. اور پتا کیسے چلا؟ ٹویٹر کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے. اب یہی جنگیں ہوئیں، ویتنام کی جنگ میں غلط یہ گئے، عراق کی جنگ میں یہ غلط گئے، افغانستان کی جنگ میں غلط گئے، شام میں یہ غلط گئے، لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا، نسل کشی پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ گئے کی. لیکن لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. یعنی میڈیا کے ذریعے ہم بطور مسلمان یا اس خطے کے لوگ ہوتے ہوئے نہ دیکھیے، ان کے نظریے سے، مغرب کے نظریے سے اور امریکہ کے نظریے سے دیکھیے، جہاں پر پورا میڈیا کنٹرول ہوتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ بھائی یہی صحیح ہے، ہمارا جنگ میں جانا ہی ضروری ہے، ہمارا طالبان پر حملہ کرنا ہی ضروری ہے. آج وہ چیز نہیں ہو سکتی. دس از دا بگ ڈفرینس. اور یہ بہت بڑی موومنٹ ہے جو آپ کو آنے والے سالوں میں دنیا بدل کے رکھ دے گی. اور اس جنگ میں بھی کلیدی کردار جو ہے وہ اس وقت ایلون مسک حاصل کر رہا ہے. اور جس ٹیکنیک کے ساتھ وہ چلا ہے، اس کے پاس وہ پورا پلان ہے، اس کے پاس پلان بھی ہے. یعنی یہ ایڈورٹائزر چلے گئے ہیں تو اس کے پاس اپنا پورا نظام ہے. پے پال کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اس کا جو بنانے والا ہے، جو اس کا مالک ہے، وہ بھی ایلون مسک ہے. پوری دنیا میں اس کا اپنا نظام ہے. پیسے کی ٹرانزیکشن ہو یا پورا جو سسٹم ورک کرے گا، اس کا سارا پلان بھی اس نے تیار کر رکھا ہوا ہے. دیٹس وائی وہ کھڑا ہے اور آپ کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو یہ اہم ترین حقائق تھے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.